नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराहट में लगातार वृद्धि जारी है। आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सोढ़ी जी के बयान को शेयर करते हुए ये चीज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान को हाईजैक कर लिया है। हालांकि ये बहुत बड़ा बयान है, ये बयान कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये बयान आया है और इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में टकराहट की स्थिति क्या है। एक तो ये मामला आज के समय का, आज के दिन का ये स्थितियां देख रहे हैं। दूसरी चीज कि कुछ दिन पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी ने हमारे संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को कहा था, जो 1973 में 1973 में केशवानंद भारती केस में दिया गया था, जो कि स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा खंडपीठ है, 13 सदस्यीय संविधान पीठ। उसने अपने एक डॉक्ट्रिन जारी किया था, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन या फिर आधारभूत संरचना का सिद्धांत। और उस संरचना सिद्धांत में कहा गया था कि संविधान के कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके ऊपर संविधान टिका हुआ है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की तो शक्ति है, लेकिन जिस बेस पे, जिस मूल्यों पे संविधान टिका हुआ है उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। ये आज से बिल्कुल 50 वर्ष पहले का ऐतिहासिक फैसला है ये। और इसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने भी एक तरह से एक बयान आया है, उनका बयान क्या आया है। उन्होंने नाना पालखीवाला व्याख्यान स्मृति माला मुंबई में बयान दिया है और वहां पे उनका बयान ये है कि संविधान का आधारभूत संरचना का सिद्धांत, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, वो आकाश में चमकते हुए उस तारे की तरह है जो लगातार नीति निर्माताओं को, जो संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें हर समय मार्गदर्शन देने का काम करता है। मार्गदर्शन देने का काम मित्रों कैसे करता है, जो DY चंद्रचूड़ साहब ने बताया, उन्होंने बताया जैसे हम लोग रात के अंधेरे में दिशा भूल जाते हैं तो ध्रुव तारा सदैव हम लोगों को उत्तर दिशा का ज्ञान प्रदान करता है। उसी तरह से बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, वह भी हमेशा नीति निर्माताओं को, विशेषकर जो न्यायाधीश हैं, उनके लिए वो डॉक्ट्रिन एक दिशा निर्देशक का स्थिति प्रदान करता है। तो सोचिए कि एक यू टर्न, एक स्थिति हम लोगों ने देखा, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय का बयान, उन्होंने जो बयान दिया कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत जो केशवानंद भारती केस का था, वो गलत मिसाल पेश करता है। और उसके बिल्कुल रिवर्स बयान आज के आज हमारे चीफ जस्टिस महोदय का आता है, CJI महोदय का आता है। तो यहाँ पे अलग अलग मोर्चों पे अगर हम लोग देखें तो ये टकराहट की स्थिति बनी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉलेजियम को लेके किरण रिजिजू जी के किस तरह से लगातार हाल ही में बयान आए थे। किरण रिजिजू जी ने पत्र लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह मांग की थी कि कॉलेजियम में एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार का भी होना चाहिए, सरकार का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कहीं न कहीं सहयोग की स्थिति बनी हुई रहे। हालांकि सुप्रसिद्ध न्यायाधीश संजय हेगड़े जी, उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है, जो कि काफी रोचक है मित्रों। वो प्रतिक्रिया संजय हेगड़े जी ने निजी चैनल को प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने उसमें कहा है कि ये तो एक बिल्कुल ही गलत मांग है किरण रिजिजू जी का। किरण रिजिजू जो मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे कॉलेजियम में एक उनका व्यक्ति हो, यह हमारे तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके सिद्धांत का उल्लंघन है। एक दोनों के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तालमेल या कोऑपरेटिव स्थिति कैसे हो सकती है? वो कभी भी नहीं हो सकती है। तब तो फिर कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट भी ये डिमांड कर सकती है कि न्यायिक मामलों से संबंधित जब कैबिनेट की बैठक हो तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जो है कि प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हो। ध्यान रहे मित्रों, ये मामला इसलिए काफी गंभीर है कि जिस संविधान की हम लोग बातचीत करते हैं, इस संविधान के कुछ आधारभूत सिद्धांतों में शक्ति पृथक्करण का भी सिद्धांत शामिल है, सेपरेशन ऑफ पावर का। देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को लेकर कई बार हम लोग उलझ जाते हैं। भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र में जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो विधायिका से होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, सांसद चुनते हैं, फिर लोकसभा में जिसका बहुमत होता है वो फिर प्रधानमंत्री का चयन करता है। उस तरह से हमारे यहाँ पे
विधायिका से कार्यपालिका का गठन होता है, यानी विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिले हुए हैं संसदीय लोकतंत्र में। लेकिन कहीं से भी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मिलन का कहीं से भी इंतजाम नहीं है। हमारा संविधान स्पष्ट शब्दों में कहता है कि शक्ति पृथक्करण होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति होनी चाहिए। इसी संदर्भ में एक और पुराना घटनाक्रम अगर हम लोग याद करें तो जस्टिस चलैया का शपथ ग्रहण हो रहा था और शपथ ग्रहण के बाद उस समय प्रधानमंत्री जो है कि वो पीवी नरसिम्हा राव थे और उन्होंने एक बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के बीच में अच्छे कोऑपरेटिव संबंध होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, सहयोग के संबंध होने चाहिए। तभी जस्टिस चलैया ने इसका खंडन किया था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध सहयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि न्यायपालिका की जो भूमिका इस संविधान में दी गई है वह भूमिका मूलतः क्या है, वह है कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा। विधायिका ने सही जो है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अगर कानून बना रहे हैं तो क्या कानून बनाने में सही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया। अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा नोटबंदी के मामले को लेकर, तो हम लोगों ने देखा कि नोटबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के गुण दोष के आधार पर फैसला नहीं किया था, केवल नोटबंदी के मामले में एक सही प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 में कहा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या उस पूरे प्रक्रिया को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया। देखिए इस समय जो फिर मैं आज के मुख्य मुद्दे पे सीधे सीधे आ रहा हूं, जो संविधान का आधारभूत संरचना का सिद्धांत था, यानी बार बार उसको समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये संविधान है और इसके नीचे की नींव, यानी जो आपका मकान और मकान का मूलभूत नींव, आप मकान के ऊपर के स्ट्रक्चर में एक कमरा तोड़ देते हैं, उसके बदले में डाइनिंग रूम बना देते हैं, उस प्रकार का संशोधन तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन आप नहीं कर सकते हैं जिससे कि संविधान की पूरी ढांचा ही ध्वस्त हो जाए। तो संविधान का आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर उसी चीज को लेकर स्पष्ट करता है। और मित्रों बहुत ध्यान देने वाला चीज ये है कि आधारभूत संरचना सिद्धांत को जो चमकता सितारा हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा, वो कहाँ पे कहा, नाना पालखीवाला व्याख्यान स्मृति माला में कहा, मुंबई में कहा। तो नानी पालखीवाला कौन थे? नानी पालखीवाला का नाम एक तरह से अगर पूरे के पूरे भारतीय न्यायिक इतिहास में सबसे ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, वो वही शख्स हैं। आज खुद चीफ जस्टिस ने कहा आज कि अगर नानी पालखीवाला नहीं होते तो हमें आधारभूत संरचना का सिद्धांत नहीं मिलता, और अगर आधारभूत संरचना का सिद्धांत नहीं मिलता तो हो सकता है बहुमत के प्रतिबद्धता के कारण, बहुमत के अत्याचार के कारण कई सारे संविधान के आधारभूत मूल्य जो इसमें संविधान के हिस्सा हैं वो संशोधित हो जाते, वो समाप्त हो जाते। कहा जाता है कि जब केशवानंद भारती केस की सुनवाई हो रही थी उसमें नानी पालखीवाला ने इस तल्लीनता के साथ उस केस को लड़ा था। उस समय के जो न्यायविद हैं, जो ज्यूरिस्ट है उस जमाने के, वो जब उन पलों को याद करते हैं तो कहते हैं नानी पालखीवाला नहीं थे, एक तरह से सीधे सीधे लग रहा था कि गॉड आके सुप्रीम कोर्ट में जो है कि सीधे डिबेट कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी प्रमुखता के साथ, इतनी तल्लीनता के साथ वो सारा का सारा तर्क रखा वहां पे कि उस तर्क के सामने में जो है कि उस तर्क के प्रतिफल में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने में आ गया। जो सरकार का पक्ष रख रहे थे वो काफी परेशान थे इस पूरे मामले को लेके उस जमाने में। ये बात मैं 73 की बात कर रहा हूं। और सबसे रोचक चीज उसमें ये रही कि नानी पालखीवाला ने जो है कि बीच डिबेट में एक चीज कहा कि मैं एक सुप्रसिद्ध न्यायविद को कोट कर रहा हूं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संविधान की सभी चीजों को बदला जा सकता है लेकिन संविधान के कुछ ऐसे मूल्य हैं जिसे नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज काफी सहमत दिखे। फिर जजों ने पूछा नानी पालखीवाला से कि आखिर ये सुप्रसिद्ध न्यायविद कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं। तो मित्रों वो सुप्रसिद्ध न्यायविद कोई और नहीं थे, उस समय केंद्र सरकार का जो पक्ष रख रहे थे और आधारभूत संरचना के सिद्धांत का विरोध कर रहे थे जो वकील, उन्होंने ये कोट दिया था। अब उनके लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति पैदा हो गई थी कि वो अपने ही कहे गए जो उनकी किताबों में उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान से वो कैसे पीछे हटे। तो खैर मित्रों, नानी पालखीवाला एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व है, जब भी केशवानंद भारती का मामला आता है उसके साथ वो स्वतः जुड़ जाते हैं। उनके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। उनके बारे में विस्तृत सूचनाओं से संबंधित अगर आप लोगों की मांग होगी तो एक अलग से मैं सीधा एक विस्तृत जो है कि मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम लोग आते हैं फिर से मूल मुद्दे के आधार पे। सवाल ये उठता है कि एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के टिप्पणी को लेकर
यानी जस्टिस सोढ़ी जी के टिप्पणी को लेके कानून मंत्री क्यों ये आरोप लगाते हैं कि हमारा संविधान को अगर कोई हाईजैक कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट हाईजैक कर रहा है। यह आरोप हमें लग रहा है कि स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार की तरफ से इतना बड़ा आरोप शायद ही आज के पहले कभी लगाया गया हो। क्या इसके पीछे जो कई इसकी राजनीतिक व्याख्याएं की जा रही हैं, उसके पीछे एक तो मूलभूत राजनीतिक व्याख्या ये हो रही है अभी, क्योंकि मैं इसके दोनों मामलों का विश्लेषण करूंगा, जो राजनीतिक पहलू है और जो दूसरा इसका संवैधानिक पहलू है। राजनीतिक व्याख्या ये की जा रही है कि 18 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम मामले के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से, तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तौर पे 3 जजों के रॉ और खुफिया संबंधित जो तमाम आपत्तियां दर्ज केंद्र सरकार कर रही थी, उन नामों को लौटा रही थी, उन नामों का उन्होंने एक तरह से वो सारे रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में रख दिया उसे। और फिर 4 दिन तक मित्रों, 4 दिन तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गहन मंथन किया उस मामले को लेके, और एक एक आपत्ति यानी केंद्र सरकार की जो एक एक आपत्तियां थी, उन आपत्तियों का जवाब केंद्र सरकार को तो भेजा ही भेजा, साथ ही उसे पब्लिक डोमेन में भी रखा, जिसकी चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। जैसे कि उसमें एक कृपाल साहब हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट के जो है कि जज के लिए जिनका नाम नामित किया गया था, सौरभ कृपाल जी, तो वो अभी वरिष्ठ वकील हैं यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन उनके नाम को केंद्र सरकार के एक तरह से खुफिया रॉ के जो इनपुट्स थे उसमें ये चीज कहा गया कि वो गे हैं, उनके गे होने के ऊपर सवाल उठाया गया, उनके समलैंगिक अधिकारों को लेकर मुखर होने को लेकर सवाल उठाया गया, और ये भी पूछा गया कि अगर वो इतने ज्यादा मुखर हैं तो क्या समलैंगिकों का जब मामला आएगा तो वो पक्षपाती नहीं हो जाएंगे। और इसका पूरा उत्तर दिया गया कि किस तरह से LGBTQ की जो पूरा का पूरा अभी उसको संवैधानिक दर्जा मिला है। भारत में आज के समय में समलैंगिक होना कोई गुनाह नहीं है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। दूसरी आपत्ति जो प्रकट की गई थी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि उनकी पार्टनर विदेशी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वे वर्तमान में बहुत सारे संवैधानिक पदधारी, उनके पार्टनर विदेशी हैं। तो 2 और जजेस को लेकर इसी प्रकार उनके सारे के सारे आपत्तियां केंद्र सरकार को पब्लिक डोमेन में रखा गया। तो कई सारे जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कितना बड़ा सा हमला कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट ही संविधान को हाईजैक कर रही है। यह हमला किरण रिजिजू की जो प्रतिक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो काफी स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जो आपत्तियां स्पष्ट की गई, रॉ की जो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, उसमें प्रथम दृष्टया हम लोग यही देख पा रहे हैं कि सरकार की आपत्तियां काफी हल्की किस्म की थी, और जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क है वो काफी मजबूत किस्म का दिख रहा है। दूसरी चीज की देखिए, अगर हम लोग संविधान को देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस संविधान को हाईजैक कर रही है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अपने जो शक्तियों का प्रयोग कर रही है। भारतीय संविधान में संविधान के व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार किसको प्राप्त है? वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, नंबर 1। नंबर 2 कि किसको कहा गया है, एक तरह से अभिभावक के रूप में किसे रखा गया है यहाँ पे, संविधान के अभिभावक के रूप में, संविधान के गार्जियन के रूप में अगर भारतीय संविधान किसी को देखता है, इसके प्रोटेक्टर के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट को देखता है। और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें लिखे गए एक एक शब्दों की व्याख्या करने के लिए अधिकृत है। तो इसलिए लॉजिकली इस वाक्य से सहमत होना बहुत मुश्किल सा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो संविधान का को हाईजैक कर रही है। दूसरा चीज, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर संविधान के आधारभूत ढांचा के सिद्धांत की जरूरत 1973 में क्यों पड़ी? उसके पहले तो बड़े बड़े संशोधन हो रहे थे, संसद संशोधन कर रही थी संविधान में, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसके ऊपर हरी झंडी लगा रही थी, उसको क्लियर मान रही थी। तो फिर 73 में ये स्थितियां क्यों आ गई? देखिए, ये सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से अलग अलग लोग इस प्रकार के सवाल अभी उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं वो गलती के रूप में देख रहे हैं कि संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत एक गड़बड़ी थी। देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को संविधान के आधारभूत संरचना सिद्धांत के ऊपर इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए था। अगर हम लोग देखें, क्योंकि 2 चीजें जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चुनी हुई जो है कि संसद को तमाम शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, चुनी हुई संसद को शक्तियां तो प्राप्त हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1 मैं एक बिंदु रख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब ये तर्क दिया जाता है कि संसद जनता की प्रतिनिधि है और वहां पे चुने हुए जनप्रतिनिधि संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर सकते, तो आपको मानना पड़ेगा संविधान के आधारभूत तत्व और संविधान अलग चीज है। उसकी विशिष्ट रक्षा का अगर सिद्धांत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है तो उसका पालन जरूर होना चाहिए। 50 साल से वो सिस्टम चल रहा था, किसी को परेशानी नहीं हो रही थी। दूसरी चीज कि संविधान के उन मूल्यों का निर्माण किसने किया?
संविधान के उन मूल्यों का निर्माण हमारे संविधान सभा ने किया। संविधान सभा निर्वाचित थी। अगर आपको अभी भी संविधान के कुछ मूलभूत तत्वों को ही बदलना है तब तो वो काम हमारी ये संसद नहीं कर सकती। तब तो फिर उसके लिए आपको एक नया संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी। हमारी संविधान सभा भी जनता के द्वारा ही निर्वाचित थी। रही बात कि 73 में क्यों जरूरत पड़ गई इसकी, उसके पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, गुडी गुडी चल रहा था। इसके लेके देखिए बहुत ही गंभीरता से इसे भी सुनने की जरूरत है। 1973 के पहले तक एक तरह से अगर हम लोग देखें जो संसद के सदस्य थे वो अधिकांशतः वही लोग थे मित्रों जो संविधान सभा के सदस्य थे। संसद के सदस्य अधिकांशतः उस समय वही लोग थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। इसलिए उस समय तक ऐसी किसी स्थिति की या ऐसे किसी भी आधारभूत संरचना सिद्धांत की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब आप ध्यान रखिए कि हमारे 24वां संविधान संशोधन को 71 में जब वो 24वां संविधान संशोधन आता है और वो कहता है संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की शक्ति है, तो ये स्थितियां बिल्कुल अलग स्थिति थी। और ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को आधारभूत संरचना का सिद्धांत सामने में लेकर आना पड़ा। और इसीलिए आज भी वो आधारभूत संरचना का सिद्धांत इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि उसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी होती है। और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बिल्कुल सही कहा कि वो चमकते हुए सितारे की तरह है और वो वैसे समय में मार्गदर्शन का काम और ज़्यादा करता है जिस समय परिस्थितियाँ न्यायपालिका के लिए, न्यायविदों के लिए और भी ज़्यादा कठिन हो। हमें लग रहा है कि नानी पालखीवाला के स्मृति माला में उनको इससे अच्छा श्रद्धांजलि नहीं हो सकता था। उनके विचारों को नानी पालखीवाला 2002 में ही जो है कि दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन जब जब भी इस प्रकार की रस्साकस्सी होती है तब तब ये चर्चाएं होती हैं। दूसरी चीज की देखिए इस टकराहट को देखिए इस मामले में कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जो स्थिति है उसके स्वतंत्रता के स्थिति को कहीं अलग अलग लोग इसे जोड़ रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो है लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, ये तर्क दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सर्वोच्चता नहीं है। तो न्यायपालिका किसी सर्वोच्चता का दावा भी नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पे ना तो न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है ना ही संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति है। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है और उसके बाद तर्क हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ये चीज कह देते हैं कि संसदीय संप्रभुता की स्थिति होनी चाहिए। भारत में संसदीय संप्रभुता की स्थिति नहीं है। ब्रिटेन में है संसदीय संप्रभुता की स्थिति, तो ना यहाँ पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरह न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति है, ना ही भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता की स्थिति है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बेहद खूबसूरत सिद्धांत से निर्मित एक तरह से संतुलनवादी संविधान का निर्माण किया है जिसमें दोनों ही चीजों का मिश्रण किया गया है। किसी भी अतिवादी धड़े से बचने का पूरा प्रयास किया गया है। इसलिए यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है और उसके साथ ही साथ जब हम कहते हैं संविधान सर्वोच्च है मित्रों, तो उसमें संविधान के आधारभूत मूल्य, संविधान का बेसिक डॉक्ट्रिन उससे भी ज्यादा सर्वोच्च हो जाता है क्योंकि उसमें संविधान सभा ने अपनी शक्तियां डाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।